हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। पिछले वीडियो में जो कि हम यहाँ पर एपिसोड 2 तक यहाँ पर देख चुके हैं, जिसमें कि हम हिस्ट्री के टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में जो कि हम टाइप 3 के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC MT, SSC CHSL या SSC GD के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, मैं यहाँ पर CGL लेवल तक के क्वेश्चन को करवाऊंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 1997 से लेकर और अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, यानी कि 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सारे एग्जाम के प्रश्नों को इसमें जो कि यहाँ पर दिया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो कि सजाया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताया गया है। तो आपको ये सारा PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर फ्री में PDF मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी जो कि यहाँ पर पेड PDF प्रोवाइड नहीं किया जाता, सारा फ्री में मिल जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में जो कि हमने एक प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यहाँ के पिछले एपिसोड 2 में जो कि यहाँ पर टाइप 2 तक यहाँ पर हम कर चुके हैं। यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन था और आज हम जो कि आप लोगों के लिए सबसे पहले, यानी कि उस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन जो कि पूछे थे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना था, बट यहाँ पर कोई भी सही आंसर इसका कमेंट नहीं कर पाई। क्वेश्चन यही था पहला, जो कि आपके लिए कल का ये होमवर्क था और आपको इसका आंसर कमेंट करना था। क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। और आज के इस वीडियो के अंत में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन कर पाते हैं। और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, ताकि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2, जो कि यहाँ पर कौटिल्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, याद रखिएगा कौटिल्य। और इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी था और चाणक्य भी इन्हीं का नाम था। तो आप नाम में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन यहाँ पर कभी भी मत सोचिएगा कि ये अलग चंद्रगुप्त अलग, सॉरी यहाँ पर चाणक्य अलग है, कौटिल्य अलग है और विष्णुगुप्त अलग है। ये तीनों एक ही नाम है, याद रखिएगा। यह ग्रंथ में किसकी वर्णन मिलती है, याद रखिएगा यह जो ग्रंथ है यानी कि अर्थशास्त्र, ये सब चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के लिए जो कि ज्ञान से सबसे महत्वपूर्ण और बहुमूल्य सामग्रियों को भंडारित किया गया था इस बुक में, याद रखिएगा। यह प्रश्न भी देख लीजिए कि SSC के कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कम से कम 5 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों का भी मदद हो सके। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर जो कि पराजित किया गया था तो किसके द्वारा पराजित हुआ था। तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर जो था वो किसके द्वारा पराजित हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ था, याद रखिएगा। और सिकंदर की मृत्यु भी जो हुई थी, तो याद रखिएगा कि इसी यहाँ पर उत्तरी पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी जो सेल्यूकस निकेटर बना था, तो सिंधु नदी के तट पर जो कि यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में ही सेल्यूकस निकेटर जो कि पराजित हो गया और मारा भी गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो सिंधु और झेलम नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं और ये देखिए कि CGL के एग्जाम में भी पूछा गया। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप अच्छी तरह से याद करिएगा। आपको याद कैसे करना था, तो आपको पहले वीडियो देख लेना है, फिर आपको टेलीग्राम पर जो ये PDF प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पर भी आपको एक बार इस PDF को पढ़ यानी कि अपनी कॉपी पर बनाना है, कि जैसे कि आप 1 2 3 ऐसे करके लिख लीजिएगा और उस पर जैसे आप पहले का आपके मन में अगर आंसर आ रहा है A, तो आपको यहाँ पर A लगाना है, या फिर अगर आप यहाँ पर A रखा है तो आपको वहाँ पर 1 लगाना है। इस तरीके से आप पहले जो भी यहाँ पर एक टाइप में लगभग यहाँ पर 65 से 70 क्वेश्चन मिलते हैं, तो उन सारे प्रश्नों को आप बनाइए और फिर यहाँ पर आंसर मिला लीजिए कि कितना आपका आंसर सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। और इस तरीके से अगर आप तो तैयारी करते हैं तो निश्चित सफलता की गारंटी है, क्योंकि आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर A याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यूनानियों को भारत से सबसे बाहर निकाला था किसने, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कि कलिंग युद्ध तो ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था तो वो लड़ा गया था 261 BC, यानी कि ईसापुर। BC का मतलब यहाँ पर ईसापुर यहाँ पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो याद रखिए वो शासक कौन था, तो वो शासक चंद्रगुप्त था, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में जो कि यहाँ पर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कि शिलालेखों में जो कि किस राजा को जो कि यहाँ पर देवानाम्पिया जो कि
प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया है। तो याद रखिएगा देवानाम प्रियदर्शी किससे कहा गया है, तो याद रखिए वो कहा गया था अशोक को। अशोक कभी कभी आपको यहाँ पर अशोक महान या फिर अशोक वर्धन भी मिलता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि यहाँ पर इस वीडियो को जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ इसी तरह के। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया। तो याद रखिएगा मौर्य वंश के बाद किसने मगध पर शासन किया था, तो वो शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। यानी कि पहले जो चिकित्सक हुआ करते थे वो राजवैद्य हुआ करते थे, तो वो किसके दरबार के राजवैद्य थे, या फिर इस तरह से यहाँ पर कहा गया था कि किसके दरबार के वैद्य थे। तो याद रखिएगा चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर। और ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा गया आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, मेरा मकसद यही है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा दोस्तों पहली बार जो कि अशोक के द्वारा करवाया गया था। कब ये करवाया गया था, तो याद रखिएगा कि लगभग 260 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 260 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो कि इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। महाबोधि मंदिर का कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा ये बोधगया में ही स्थित है, याद रखिएगा। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो वो अशोक के द्वारा ही करवाया गया था, याद रखिएगा। और ये कितने फीट ऊंचा है, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जो है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि सांची के स्तूप का ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा ये 54 फीट इसकी जो कि ऊंचाई है, याद रखिएगा 54 फीट। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। जो भी यहाँ पर इंपोर्टेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना या पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताते चलूँगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से वह सॉरी निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, यानी कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो याद रखिए वो कौन था, तो वो कनिष्क था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था, तो याद रखिएगा कि वो राजदूत मेगास्थनीज था। इसने कौन सी पुस्तकें लिखी, तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि इसने कौन सी पुस्तकें लिखी है मेगास्थनीज, याद रखिएगा। सभी कमेंट में ज़रूर करिएगा। अगर दोस्तों आपको इस तरह से क्वेश्चन मान के चलिए मैं बीच में कोई क्वेश्चन पूछ देता हूँ जो आपको पता नहीं हो, तो आप ऐसे में क्या करेंगे कि आप गूगल पर सर्च करेंगे या कहीं से किसी बुक में सर्च करेंगे और आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन, आपको पक्का 100% याद हो जाएगा अगर आप ऐसे करते हैं तो। अदरवाइज नहीं करते हैं तो वो आपकी है। तो वो कितनी बार ये कब आए थे, तो याद रखिएगा कि ये यहाँ पर 302 ईस्वी में आए, 302 ईसा पूर्व में आए थे, और ये 298 ईसा पूर्व तक जो कि यहाँ पर रहे थे, याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यानी कि पश्चिम एशिया से जो आए थे तो ये 5 वर्षों तक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे, याद रखिएगा। और इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। इंडिका पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग तो कमेंट भी नहीं करेंगे। याद रखिएगा इंडिका पुस्तकों का इन्होंने जो कि रचना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, कि कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। तो याद रखिएगा कनिष्क जो किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, तो वो हुए थे 78 ईस्वी में, याद रखिएगा 78 ईस्वी में जो कि यहाँ पर ये अपने सिंहासन पर आए थे। और ये किस वंश के थे, तो याद रखिएगा ये जो कि यहाँ पर शक संवत के थे। और यहाँ पर कनिष्क जो कि संवत प्रदान किया गया था, भारत के राष्ट्रीय संवत जो कि इन्हीं के नाम पर शक संवत की शुरुआत भी हुई थी, याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, कि निम्नलिखित में किसने और कब जो कि पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो याद रखिएगा अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट पहली बार किसने और कब किया था, वो 1837 ईस्वी में जो कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इस शिलालेख को अर्थ स्पष्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए, यानी कि रोमन साम्राज्य का जो व्यापार का केंद्र था तो वो कौन सा था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 की मुसीरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। तो
क्वेश्चन नंबर 17 के लिए याद रखिएगा कि ये गांधार कला के नाम से जानते हैं, इसे याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि राजा खारवेल जो कि किसके चूदी वंश के महानतम शासक थे। तो याद रखिएगा राजा खारवेल जो कि इसके चेदी वंश के महानतम शासक थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, चोल मंडल के थे, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो याद रखिएगा प्राचीनतम जो कि चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, तो ये उदयपुर था, याद रखिएगा। और अगला वीडियो जो कि यहाँ पर साइंस का होगा दोस्तों, यहाँ पर हिस्ट्री के साथ आपको यहाँ पर साइंस के भी और यहाँ पर जो भी सोशल साइंस की हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो भी होगा वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बीच में यहाँ पर साइंस के भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कि अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में जो कि बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2, ये जो कि धर्म महापात्रों को भेजकर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि किस शिला राजादेश ने जो कि अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि शिला राजादेश, याद रखिएगा ये 13वां था, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा यहाँ पर धुंधला दोस्तों दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये PDF स्कैनिंग में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा धुंधला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर अगर ये क्लियर हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर 22 से लेकर यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर और 25 तक यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। मैं आपको सॉरी पढ़ के सुना देता हूँ, आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो याद रखिएगा बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी, तो ये अशांति जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार के शासनकाल के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पर तक्षशिला, याद रखिएगा तक्षशिला में जो कि अशांति थी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, तो चाणक्य थे, मैंने आपको अभी बताया था। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में खासकर जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। क्लियर क्वेश्चन, सातवाहन का सबसे बड़ा जो कि शासक कौन था। तो याद रखिएगा सातवाहन का जो कि सबसे बड़ा शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी हो जाएगा। याद रखिएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। जो भी यहाँ पर दिक्कत है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए, यानी कि अंतिम दिन कहाँ पर व्यतीत किए थे। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि अपना अंतिम दिन कहाँ पर व्यतीत किए थे, तो ये श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन शासक जो कि कुषाण वंश से था। तो याद रखिएगा कौन सा शासक जो कि कुषाण वंश से था, तो ये शासक था कुजुल कड़फिसस, याद रखिए कुजुल कड़फिसस प्रथम जो कि यहाँ पर कुषाण वंश से था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों अगले वीडियो से जो कि यहाँ पर ये दिक्कत है आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, PDF आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखिए कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो सिमुक था, ऑप्शन नंबर 2 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। तो याद रखिएगा गांधार कला जो है ये किन दो कलाओं का संयोजन है, तो ये हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन, ऑप्शन नंबर 2 जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। तो याद रखिएगा संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर याद रखिएगा ये सांड्या मुहि हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कि अशोक के शिलालेख पर जो कि किसी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर किस होगा दोस्तों, यहाँ पर किसी जो कि गलती से यहाँ पर टाइप है कि अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का जो कि प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो राजा उदयन के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिए, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता था। और इसका मूल रूप से निर्माण कब हुआ था, ये भी अगर आपसे एग्जाम पूछे कि पाटलिपुत्र का निर्माण कब हुआ, तो याद रखिएगा कि 490 ईस्वी में, जो कि यहाँ पर ईसापुर, याद रखिए 490 ईसापुर में इसका जो कि निर्माण हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, राजा उदयन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये गांधार कला हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर कि धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, याद रखिएगा धम्म महामात्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका देखिए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर कि संगम युग का तोलिकाप्रियम जो कि डॉट साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। तो याद रखिए इसका कौन सा साहित्य का ये सबसे बड़ा कार्य यानी कि है, यानी कि सबसे बड़ा है। तो याद रखिएगा ये तामिल का हो जाएगा, याद रखिएगा तामिल साहित्य का। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन जो कि मौर्य वंश ने अपनाया नहीं गया था। तो याद रखिएगा भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन जो कि मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ये सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? ये अशोक स्तंभ से लिया गया था, याद रखिए। सॉरी, मुंडको, याद रखिए मुंडको उपनिषद से लिया गया था। यानी कि उपनिषद, अगर आपसे पूछे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, डायरेक्ट आप उपनिषद लगाएंगे। और अगर कौन से उपनिषद है तो मुंडको उपनिषद याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर कि नंद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिए नंद राजवंश का संस्थापक कौन था, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये महापग नंद थे। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, कल हम पिछले वीडियो में बताए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए जो कि एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। तो याद रखिए ये एका ब्राह्मण जो कि किस शासक के लिए प्रयुक्त हुआ था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न भी। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4, ये गौतमीपुत्र शत करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और ये प्रश्न जो कि एसएससी जेईई सिविल के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंट्रमीज किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, धनानंद को कहा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो याद रखिएगा अशोक के शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है सभी विकल्प से, यानी कि आंतरिक नीति की भी, जीवन वृत्ति की भी और विदेश नीति की भी शिक्षा मिलती है। और ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा गया आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा ये आपको याद भी होगा, ये अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसकी ऊंचाई कितनी है, अभी हमें आपको बताया था 54 फीट ही इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सभी लोगों को कमेंट करके आपको बताना है कि कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, कुदुल कन्फ्यूशियस याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर कि सारनाथ स्तंभ पर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, आप जब 50 का नोट या 100 का कोई भी आप नोट देखते हो तो उसको अशोक स्तंभ यहाँ पर दिखता है। ये वास्तविकता में किस पदार्थ पर जो कि नक्काशित है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ये पत्थर पर स्थित है। याद रखिएगा ये पत्थर पर उस मूर्ति को शेर यानी कि शेर की जो मूर्ति बनाया गया तो वो पत्थर पर बनाए गए हैं। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर कि सारनाथ स्तंभ को स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है। तो याद रखिए ये किसे इंगित करता है, चक्र उसमें जो चक्र लगा होता है किसे इंगित करता है, तो वो प्रगति को इंगित करते हैं, यानी कि वो प्रगति को दिखाता है।
अगला प्रश्न देखिए, और ये एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में भी पूछा गया था 2018 में, तो हो सकता है यहाँ पर 2023 में भी एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जो भी प्रश्न यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। तो याद रखिए, धम्म में वर्णित कौन सा तत्व नहीं था, तो यहाँ पर संघ के प्रति आस्था जो कि यहाँ पर वर्णित नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो कि सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर कि धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो याद रखिए, किस स्थान पर स्थित है, तो ये स्थित है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजावर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम जो कि राजा बना। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कौन था, तो ये विजयशाला थे, याद रखिएगा। और विजयशाला ने जो कि कब स्थापना की थी, इन्होंने 850 जो कि इसमें भी याद रखिएगा 850 ईस्वी में जो कि चोल वंश की स्थापना की थी। और विजयपाल जो कि संभवतः पल्लव वंश के सामंत थे, याद रखिएगा। और उन्होंने जो कि पांड्य वंश और पल्लव वंश के बीच संघर्ष के कारण जो कि उत्पन्न हुए अवसर पर लाभ उठाया था। और उन्होंने 850 ईस्वी में ही जो कि तंजावर के कब्जा कर लिया था, याद रखिएगा। और उसके बाद जो कि ये वहाँ का राजा बन गया और फिर मध्ययुग चोल वंश की जो कि स्थापना की गई थी, इसने चोल वंश की भी स्थापना किया था, याद रखिएगा। और इसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो इसी का उत्तराधिकारी जो कि आदित्य बना, याद रखिए। ये यहाँ जब आदित्य प्रथम की जो बात कर रहा थी, आदित्य इसी का उत्तराधिकारी था, याद रखिएगा। और वो कब शासन में बैठा, तो वो 891 तक जो कि 891 से ये शासन करता रहा, यानी कि आगे बैठा शासन पर। इससे पहले इतने सालों तक यही शासन किया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सारनाथ में स्थित कौन सा स्तूप का निर्माण जो कि महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में जो कि स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ये जो कि धमेख हो जाएगा, याद रखिएगा, धमेख। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, और सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर देखिएगा कि भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बाजार गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो कि मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर कि सिकंदर ने भारत पर जो कि कब हमला किया, यानी कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो शायद आप लोगों को पता भी होगा, और नहीं पता है तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो कि 326 ईसा पूर्व में वो हमला किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर कि तमिल महाकाव्य जो कि शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया था। तो शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया था, आपको एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं। और आपको ये भी पूछ सकते हैं किस भाषा में लिखा गया था। शिल्पाधिकारम जो कि किस भाषा में है, ये तमिल भाषा में, इसे भी आप याद रखिएगा। जो भी यहाँ पर हो तो स्टार्ट करते जाइए, अपने कॉपी में नोट करते जाइए जो आपको पता नहीं हो। तो याद रखिएगा कि ये यहाँ पर जो कि इंग्लो आदिकल के बारे में जो कि यहाँ पर इंग्लो आदिकल के द्वारा ये लिखा गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे जो कि देवानाम पे के नाम से जाना जाता है। तो 51 के लिए यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो कि अशोक को जो कि यहाँ पर देवानाम पे के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर कि प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी। तो गांधार कला किस साम्राज्य के समय में विकसित हुई थी, तो याद रखिए ये कुषाण के काल में विकसित हुआ था। आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। तो याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मौर्य स्तंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 54 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है। तो याद रखिए, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ, प्रयागराज, इसका नाम अब प्रयागराज कर दिया गया। पहले इलाहाबाद का नाम आप जो कि प्रयागराज कर दिया गया। किस राज्य में है, याद रखिए उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर कि तोलकापियर डॉटेड भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तो याद रखिए किस भाषा के व्याकरण यानी कि विशेषज्ञ थे। तो याद रखिए करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तमिल भाषा के थे, याद रखिएगा। और ये जो कि यहाँ पर विशेषकर तोलकापियर के लेखक थे, और ये सबसे पुराना वर्तमान तमिल व्याकरण, याद रखिएगा। वह जो कि अगतियार के 12 शिष्यों में से एक है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर लगभग 600 वर्षों तक
परिपक्व रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो याद रखिए किस वर्ष सांची के स्तूप की खोज हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई थी 1818 में, याद रखिएगा 1818 में। और याद रखिएगा कि यह मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और यह वर्तमान में जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित भी है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए 57 यहाँ पर कि गुजरात में कौन से झील जो कि वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 ये सुदर्शन झील है, याद रखिएगा। सुदर्शन झील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न CGL के एग्जाम में भी पूछा गया था, याद रखिए 2020 में भी पूछा गया है। आगे प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 का अपडेट जो कि यहाँ पर इसमें नहीं है, याद रखिएगा। ये 2021 तक के अपडेटेड प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। ये इसमें बहुत से प्रश्न ऐसे जैसे कि यहाँ पर ये प्रश्न हो जाएगा जो कि यहाँ पर 2022 के SSGD के भी एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर देखिएगा कि विक्रम संवत कब आरंभ हुई थी? तो विक्रम संवत कब आरंभ हुई थी? याद रखिएगा विक्रम संवत जो आरंभ हुई थी वो 57 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर शक संवत की बात करें तो 78 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 78 ईस्वी। अगर शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी और विक्रम संवत की बात करें तो 57 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर कि इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़शिला राजाज्ञा स्थित है? तो याद रखिएगा राजाज्ञा किस राज्य में स्थित है? तो ये यहाँ पर ओडिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर कि कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो याद रखिएगा कौन सा वो था जिसने बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो वो अशोक जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर कि प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कि विंध्य शक्ति थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि निम्न में से किस शासक ने अपनी प्राज्ञा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर कि चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया था? तो याद रखिएगा ये पराजित किए थे किसे? तो ये नंद को पराजित किए थे, याद रखिएगा। उन्होंने स्थापना कब की थी? इन्होंने याद रखिएगा कि इन्होंने जो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आप लोग सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब के थे? तो याद रखिएगा कि 322 ईसा पूर्व में स्थापना किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर कि कंटक शोधन, याद रखिएगा कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं जो आपको लगता होगा कि ऐसे प्रश्न हम कभी देखे ही नहीं है और एग्जाम जब आपके पास ये प्रश्न आता है तो आप थोड़ा सा शौक हो जाते हैं कि ये प्रश्न तो हम कभी पढ़े ही नहीं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हम करवाएंगे दोस्तों और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए यहाँ पर जो कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? तो वो साम्राज्य याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में था। यह प्रश्न आपको बहुत से बुक में देखने के लिए मिलेंगे भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ब्रह्मगिरी में नहीं मिले हैं, याद रखिएगा। यहाँ जो कि सम्राट अशोक का एक शिलालेख मिला है जो प्राचीन भाषा ब्राह्मी लिपि तथा पाली लिपि में लिखे गए थे, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य जो कि स्थानीय बौद्ध संघ के सदस्यों को उत्साहित बनाने तथा कर्तव्य परायण जीवन व्यतीत करने के लिए उत्साहित करना था, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है टाइप 4 जो कि हम कल देखेंगे, लेकिन टाइप 4 के लिए एक प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर क्लियर? और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? यहाँ पर पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में आप कितना सही कर पाए हैं, जैसे यहाँ पर 65 प्रश्न यहाँ पर करवाया हूँ, इस 65 में आप कितना सही कर पाए हैं ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।